Hello everyone, I am Shilpa Bansal and welcome back in my YouTube channel. So today we will start next topic of chapter 2 Alternative Centers of Power. तो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं देख लेते हैं एक बार. ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में. फुल डिटेल जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दी है. ओके, अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ओके, तो चैप्टर को हमने बिल्कुल डिटेल में समझना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है, ताकि आपको एग्जाम में के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. राइट, तो इसी चैप्टर का ये अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का ही ये नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन. अब साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे. अगर हम वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखते हैं, राइट, आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो तो आप सबने वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखा ही होगा. ओके, तो अगर हम वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखते हैं तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ की साउथ ईस्ट कंट्री है, ओके, कहाँ की, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास जो है उनके ऊपर क्या दिया गया था, कोई भी उनको जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था. ओके, तो ये जो कंट्रीज़ थी एशिया की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया. किस चीज़ को सफ़र किया था, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा सफ़र किया. क्यों, ऑफ द रिपीटेड क्लोनियलिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्लोनियलिज्म था. किसका क्लोनियलिज्म था, कौन सी दो कंपनियों का, यूरोप का और जापान का. ओके, जैसे कि वॉर ख़त्म हुआ, इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग. जैसे कि आपने हमारे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे भी जब हमें फ्रीडम मिली तो हमारे यहाँ सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नेशन बिल्डिंग की. राइट, तो इसी तरीके से भी जो साउथ ईस्ट की कंट्री थी एशिया की, तो उनके सामने भी यही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई. ओके, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो थी यहाँ की. राइट, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम उन्होंने उनके सामने आई. अब उसके बाद जो दूसरी और प्रॉब्लम थी वो क्या थी, वो थी उनके सामने कि किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड था कि टू पार्ट्स में बन गया था, तो उनमें से वो किसके है कि किसी भी पावर में वो शामिल नहीं हुए थे. ओके, तो वो और उनके सामने एक और रास्ता था कि जैसे कि हमें पता है कि जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमारा क्या शुरू हो गया था, कोल्ड वॉर. ओके, तो कोल्ड वॉर के अंदर पूरा का पूरा जो पूरा वर्ल्ड था वो टू पार्ट्स में बट गया था, यूएसएसआर और यूएसए. राइट, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो है वो बट गया था. अब कुछ कंट्री ऐसी थी तो जिन्होंने ना तो यूएसएसआर को ज्वाइन किया और ना ही यूएसए के को ज्वाइन किया, तो उनके पास एक रास्ता ये भी था कि वो किसी भी जो है अलायंस में शामिल ना होकर वो एक नैम को के अंदर शामिल हो, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाए. बट ये भी जो है उनके लिए इनइफेक्टिव जो है वो साबित हुआ. ठीक है, तो किसके लिए, कन्वेंशनल फॉर द इनफॉर्मल कोऑपरेशन एंड द इंटरेक्शन. ओके, तो जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे, ये आपको आपकी बुक में ही एक मैप दिया हुआ है, तो आपने उसमें से ये अच्छे से देख लेना है कि जो साउथ ईस्ट के अंदर, एशिया के जो साउथ ईस्ट के अंदर जितने भी रीजन थे, उन्होंने मिलकर इन सभी प्रॉब्लम्स का छुटकारा पाने के लिए एक नए एसोसिएशन को बनाया, जिसको क्या बोला गया, एशियान. ओके, आप इसको आशियान भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो और एशियान भी. राइट, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन. यानी कि एशिया रीजन के अंदर जो साउथ ईस्ट रीजन था, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसको एशियान के नाम से जाना जाता है. तो अब ये किस टाइम स्टैब्लिश की गई थी, 1967 में. ओके, 1967 में एक नंबर का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें से बन जाएगा कि व्हेन वाज द एशियन स्टैब्लिश. तो एशियन वॉज स्टैब्लिश इन 1967. देखिएगा, आपको मेरे इस चैनल पे बिल्कुल डिटेल टू डिटेल और पॉइंट टू पॉइंट आपको जो चैप्टर है वो समझाया जाएगा,
जैसे कि आपकी क्लासेस में आपको टीचर्स जो है समझाते हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं। तो जब एशियान को स्टैब्लिश किया गया था तो इसके अंदर जो है 5 कंट्रीज इसके अंदर शामिल थी। कौन कौन सी वो 5 कंट्रीज थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिप, सिंगापुर एंड द थाईलैंड। ओके, तो इन्होंने एक बैंकॉक में डिक्लेरेशन किया जहाँ पे इन 5 कंट्रियों ने इकट्ठा जो है मिलके इस चीज़ को साइन किया, राइट। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वर प्राइमरी। अब जब आसियान को स्टैब्लिश किया गया तो इसके ऑब्जेक्टिव भी होंगे कुछ ना कुछ। तो जिस वजह से आसियान को स्टैब्लिश किया गया था तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, आसियान की कंट्रीज़ के। तो वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से थे इसके? कि आसियान के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ और किस चीज़ की? सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट करना जो आसियान के अंदर कंट्रीज़ हैं उनके आपस में। और इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? सेकंड ऑब्जेक्टिव था इसका प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। और जो यूनाइटेड नेशन ने चार्टर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना, इसके लिए जो है पीस और स्टैबिलिटी को बनाए रखना। जैसे जैसे टाइम बीता तो इसके अंदर और भी जो है मेंबर ऐड होते रहे, जैसे कि ब्रुनेई, जेरूसलम्स, वियतनाम्स, ये म्यांमार, कंबोडिया। तो अब जो है एशियान के 5 मेंबर ना होके टोटल जो है वो 10 मेंबर है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसी तरीके से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके हमारे कितने मेंबर हैं टोटल? नाउ 27 मेंबर हैं। ओके, तो ये आपके एक एक नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो मैं आपको आपके सामने लेके आऊँगी, राइट। आफ्टर दैट पढ़ते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन था, तो यूरोपियन यूनियन की अगर हम कंपेयर करें तो एशियान जो है वो यूरोपियन यूनियन जितना बड़ा नहीं था। ओके, तो एशियन कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज़ बिकम नो एज द एशियन वे। और जो एशियन की कंट्री थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन को नहीं फॉलो किया था। जैसे कि हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन में उनका खुद की करेंसी थी, खुद का जो है नेशनल एंथम था, फाउंडिंग डेट थी। तो ऐसा जो है एशियन के अंदर नहीं था। उन्होंने एक नया अपना अलग से रास्ता अपनाया जिसको आसियान वे के नाम से जाना जाता है। ओके, तो जिसके अंदर क्या था? इंटरेक्शन दैट द इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटिस्ट एंड द कोऑपरेटिव। The respect for the national sovereignty is critical to the functioning of ASEAN. With the some of the fastest growing economic in the world, ASEAN broadened its object beyond the economic and the social sphere. अगर हम जो है ग्रोइंग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एशियान जो है वो क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल जो है डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। According to 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars. तो उन्होंने 3 पिलर्स बनाए, ठीक है, एशिया ने। तो उन 3 पिलर का मीनिंग क्या था, क्या बताया गया था उस 3 पिलर के अंदर? एक तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और एशियन को कल्चरल कम्युनिटी। ओके, तो ये इसके 3 पिलर्स है। ये आपको देखिए एशियन का फ्लैग दिया हुआ है आपकी बुक में। ओके, तो ये एशियन के फ्लैग की आपने पहचान कर लेनी है। ओके, अब एशियन के 3 पिलर्स में से हम पढ़ेंगे एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। अब सिक्योरिटी कम्युनिटी का मीनिंग क्या होगा कि जितने भी अगर डिस्प्यूट होते हैं शुड नॉट एस्केलेट इनटू द आर्म कन्फ्रंटेशंस। तो उसके लिए हमें आर्म की ज़रूरत नहीं है, आर्मी की ज़रूरत नहीं है। 2003 ASEAN had several agreement in place by which member state promised to uphold peace. तो 2003 के अंदर जो एशियान की कंट्री है, ठीक है, एशियान के जो मेंबर हैं उन्होंने बहुत सारे जो है प्रोमिस किए हैं किसके बिहाफ पे? अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशंस, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल डिफरेंस एंड द
7 राइट। द एशियन रीजनल फोरम, ये आपका एक और आपकी जो है ये कोड वर्ड, देखिए जो ये क्या होते हैं, कोड वर्ड होते हैं, जैसे कि ARF की फुल फॉर्म है एशियन रीजनल फोरम, जिसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1994 में। तो किसके लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो एशियन वॉज द स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन वाइल द एशियन रीजन हैज़ अ होल इज़ अ मच स्मॉलर इकोनॉमी। अगर हम उसकी इकोनॉमी की कंपेयर करते हैं तो जो एशियन की इकोनॉमी है, अगर हम बात करते हैं US की, EU की, तो जापान की, तो अगर हम इसके कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मॉलर है। ओके, लेकिन जो इसकी ग्रो रेट है, जो इकोनॉमिक ग्रो रेट है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है इन सभी कंट्रीज से। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आर क्रिएट कॉमन मार्केट। जो एशियन की कम्युनिटी है, उन्होंने क्या क्रिएट किया है, एक कॉमन मार्केट को क्रिएट किया है, राइट। कॉमन मार्केट का मीनिंग है कि एशियन के अंदर जितनी भी कंट्री है, उन्होंने एक अपनी कॉमन मार्केट बनाई है। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ है कि अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेड करते हैं तो वो क्या रहेगा, ट्रेड फ्री हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, दोनों जो कंट्री होगी वो क्या होगी, टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है, और जिससे दोनों को ही प्रॉफिट होगा। ओके, तो कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस्ड विद इन एशियन स्टेट एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। तो जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर अगर ट्रेड फ्री जो है टैक्स फ्री ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट। और जो इन्होंने इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई है कि अगर एशियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ है, अगर आप आपस में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो अपने आप ही उसको मैकेनिज्म्स के द्वारा रिसोल्व करेंगे। ओके, और इसके लिए एशिया ने क्या बनाया है, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया क्या है, इसकी FTA, ठीक है। इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है, किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेबर का और सर्विस का। और जो US और चाइना है वो भी अब जो है FTA और एशियन की तरफ जो है वो मूव कर रही है, राइट। तो एशियन इज रैपिडली ग्रोइंग इनटू द वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स विज़न, अगर हम एशियन के 2020 विज़न की बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बन गया है। और ये क्या है, दिस बिल्ट ऑन द एग्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर द कॉन्फ्लिक्ट इन दिस region. Thus, ASEAN had mediated the end of the Cambodian conflict, the East Timor crisis, the meets annually to discuss East Asian cooperation. अगर हम करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं एशियन की, स्पेशली इकोनॉमिक एंड द इकोनॉमिक रिलीवेंस की बात करते हैं, तो इसमें जो ट्रेंडिंग और इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, एशियन की। अब जो है इसके अंदर जो है इंडिया, चाइना, ये भी जो है इसके अंदर अट्रैक्ट हुए हैं इसके अंदर अपना ट्रेड करने के लिए। ओके, तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू एशियन। अगर हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो भारत ने भी एशियन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट इन रिसेंट ईयर, लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं, रिसेंट ईयर की बात करते हैं, तो इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक अमेंड। तो इंडिया ने इसके साथ क्या किया है, अमेंडमेंट किया है, और उन्होंने भी जो है FTA जो फ्री ट्रेड एरिया और एशियन के मेंबर जो है वो भी सिग्नेचर किया है एशियन के मेंबर बनने के लिए। सिंगापुर एंड द थाईलैंड, it is trying to sign and the FTA and ASEAN itself. ASEAN strength how lies in its policy of interaction and the consultation with member state. ओके, तो एशियन की जो मेन पॉलिसी क्या है, तो क्या करना, इंट्रैक्शन करना जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर, ठीक है, उनके साथ, और पार्टनरशिप करना, डायलॉग्स पार्टनर्स एंड विद अदर नॉन रीजनल्स ऑर्गेनाइजेशन. It is the only regional association in Asia that provide a political forum where Asian country and the
मेजर पावर कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड द सिक्योरिटी कंसर्न। तो एशियान जो है, अगर हम एशिया की बात कर रहे हैं, पूरे एशिया के अंदर एक ऐसा रीजनल एसोसिएशन है जो क्या प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल फोरम, जहाँ पे जितनी भी एशियन कंट्री है वो किसी भी मेजर पावर के ऊपर जो है वो डिस्कस कर सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सिक्योरिटी कंसर्न हो। ओके, तो ये हमारा जो टॉपिक है जो एशियन का कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम करेंगे द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। ओके, तो राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि अब जो है वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। ओके, तो थैंक यू सो मच।